नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे सुदूरतम क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी भी, परीक्षार्थी भी जो जीवटता या प्रतिबद्धता के साथ तैयारी तो करते हैं, परंतु कई बार रणनीतिक चूक के कारण वे अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते या बहुत बेहतर मेहनत अधिक देर तक अर्थात घंटे काउंट करके मेहनत करने के बावजूद भी बेहतर रणनीति के अभाव में वे चयनित कई बार नहीं हो पाते। उन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर दृष्टि आईएएस ने या टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के लिए पीटी या मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर रणनीति कैसे हो, क्योंकि सिलेबस में कई बार जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं, प्रश्नों का पैटर्न उससे काफ़ी भिन्न होता है। ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस अन्य के लिए भी लागू होता है। बिहार में भी ये है, जैसे बिहार स्पेशल या बिहार के भूगोल या बिहार के इतिहास से काफ़ी प्रश्न आते हैं। पैटर्न थोड़ा तो भिन्न है, परंतु बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डीप रूटेड होते हैं, अर्थात वे परीक्षार्थी जो कई बार यूपीएससी में बेहतर प्रदर्शन या परफॉर्मेंस करने के बावजूद यूपीएससी के पीटी में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल वाला जो तथ्य या अवधारणा है उन्हें याद नहीं होता। ये वैसे मैंने बस एक हिंट कर दिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रणनीति हो, इसका वीडियो ऑलरेडी टीम दृष्टि के द्वारा मैंने ही बनाया, मतलब मैंने ही उसको लिया था, आप तक पहुंचाया जा चुका है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनका एक विश्लेषण, ताकि उत्तर के साथ साथ प्रश्नों के स्रोत तक आपकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, इसका विश्लेषण करके भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में 64वीं अर्थात 64th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कुल 3 वीडियोज होंगे, का प्रथम वीडियो आपने देखा होगा। आज उसी का दूसरा वीडियो अर्थात पार्ट 2 है। इसमें 11 से 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखेंगे। ये नंबर बीपीएससी की परीक्षा के प्रश्नों से मेल नहीं खाते। कुल भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के प्रश्नों को एकत्रित करके हमने 1 से लेकर के आगे तक उसी श्रृंखला में प्रश्नों को रखा है। उसमें 11 से 20 तक के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं, केवल उत्तर के बजाय कि स्रोतों तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि आगे की रणनीति बनाने में आपको सरलता या सहूलियत हो, चयन का एक आधार बने। चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। जो 11वां प्रश्न है 64वीं अर्थात 64th बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, हालांकि इतिहास से कंसर्न या संबंधित प्रश्न भी है। 1912 में अर्थात 11 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी। बंगाल के माध्यम से ही अंग्रेजों ने भारत तक को जीता। ऐसा प्रश्न मुख्य परीक्षा में इतिहास के परीक्षार्थी तैयार भी करते हैं, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। अंग्रेजों ने बंगाल के आधार पर ही भारत को जीता, क्योंकि बंगाल का रिसोर्स, जिसमें बिहार भी शामिल था, वो संसाधन थे जिसके आधार पर अंग्रेज सेना आदि पर बेहतर खर्च करके धीरे धीरे भारत को जीतते चले गए। अब इतिहास में फिलहाल नहीं जाएंगे, तो आप देखेंगे 11 के बाद यानी 1912 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को उस समय एक मान लिया गया। हालांकि वही अब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है आज का, लेकिन बिहार प्लस उड़ीसा, इन दोनों को मिलाकर के ये 1 अगस्त को निर्णय लिया गया। इन दोनों को मिलाकर के एक राज्य बनाया गया। हालांकि ध्यान रखिएगा, उस राज्य का नाम बिहार ही था, लेकिन अभी भी यह पूर्ण रूप से बिहार राज्य नहीं बना था। फिर 36 में अर्थात 1 अप्रैल 36 को, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार और वर्तमान जो झारखंड राज्य है, इसको एक राज्य बनाया गया जिसका नाम बिहार ही था। क्योंकि 2000 में झारखंड भी अलग हुआ, इसलिए मैंने झारखंड भी लिख दिया, और दूसरा अलग हुआ उड़ीसा। तो जैसे ही बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, औपनिवेशिक युग में ही हुआ था, भारत आजाद हुआ 47 में, जैसे ही 36 में उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया, इसे पूर्ण बिहार के रूप में
मान्यता मिली और 1 अप्रैल 1936 को इस प्रकार से बिहार राज्य का गठन हुआ औपनिवेशिक युग में। उस समय झारखंड जो एक पठारी राज्य था, संसाधन युक्त राज्य था नहीं, मतलब अब बना 2000 में बना है, वो भी इसका भाग हुआ करता था। उसको दक्षिणी बिहार के रूप में मान्यता थी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1936। अगर और अंदर चलें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जब बिहार से अलग हो गया तब बिहार को एक राज्य के तौर पर उसको मान्यता मिली। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न वैसे बहुत टफ नहीं है। परीक्षार्थी जब भी बिहार स्पेशल को तैयार करते हैं विद्यार्थी, तो सबसे पहले इन्हीं सूचनाओं को देखते हैं। 12वें प्रश्न की ओर, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? हालांकि ध्यान रखिएगा, अभी का जो डेटा है वो थोड़ा चेंज किया है, परंतु उसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। भारत विश्व में अग्रणी है तो तांबे में नहीं है, जिप्सम में नहीं है, लौह में नहीं है। लौह में तो अब स्थान 9वां आ चुका है भारत का। उपयुक्त में से फिर कोई नहीं चुने और या चुने चादरी अब्रक। तो अब्रक भी 2 प्रकार का होता है। जो शीट माइका होता है उसके उत्पादन में भारत अभी भी नंबर 1 है, शीट माइका। लेकिन टोटल माइका की बात करें, अब्रक की बात करें, तो भारत नंबर 1 नहीं है। तो यहां अगर चादरी अब्रक है, शीट माइका, तो ये ऑब्वियसली उत्तर इसका भारत ही हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है आपको कि आमतौर पे ये ट्रेंड है, मैंने वीडियोस में भी आपको बताया है, संप्रेषित किया है, या जब भी क्लास लेते थे बिहार का या बिहार स्पेशल का तो बता देते थे कि ओवरऑल झारखंड के खनिज से जोड़ करके बीपीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि झारखंड राज्य बन गया है अलग से, इसके बावजूद प्रश्नों के ट्रेंड या पैटर्न में उससे जोड़ करके, खासकर जो खनिज से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जोड़कर पूछा जाता है। और अधिकांश विद्यार्थी परीक्षार्थी अभी भी मान के चलते हैं कि झारखंड जो है वो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। ऐसा बिल्कुल गलत है। वर्तमान में हालांकि अब 2 राज्य हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा हमें तेलंगाना भी जोड़ना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। लेकिन आंध्र प्रदेश अभी भी मेजॉरिटी में है। भारत के 93% चादरी अब्रक का उत्पादन करते हैं और रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग 85 से 87% है। आप 85 भी मानते हैं तो रिसोर्स की जो उपलब्धता है वह भी झारखंड से बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप देखेंगे 83 से 85 तक अब्रक के उत्पादन में झारखंड नंबर 1 हुआ करता था। उत्पादन में, रिसोर्स पे तब भी नहीं था, उत्पादन में। लेकिन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में जैसे अब्रक का उत्पादकता बढ़ा, खासकर जो शीट माइका है, चादरी अब्रक, उसमें बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा, क्योंकि रिसोर्स भी उसी के पास उपलब्ध है, आंध्र प्रदेश के पास। तो अभी इसका, इस प्रश्न का वैसे उत्तर लें तो चादरी अब्रक हो जाएगा। भारत अभी भी विश्व में अग्रणी है। भारत में अगर वैसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश को लेंगे, तेलंगाना को लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब तटीय क्षेत्र में है जहां अब्रक तुलना में कम है। ये ध्यान रखिएगा। यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हो तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, न कि आंध्र प्रदेश। जबकि कई सोर्सेज में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश लिखा रहता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य का भी विभाजन हो चुका है, जैसे बिहार और झारखंड का हुआ। तो जो अब्रक वाले क्षेत्र हैं या इवन हीरे की माइनिंग वाले क्षेत्र हैं वो अब आंध्र प्रदेश पे न होकर के तेलंगाना राज्य में है। तो ये थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, है ना। तो अगर वैसे पूछा जाए तो तेलंगाना नहीं है तो आंध्र प्रदेश को आप टिक आउट करेंगे, और झारखंड में भी है। 93% बहुत बड़ा डेटा है, आंकड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? क्या कहा जाता है? Which one among the following states of India is called sugar bowl? अनडाउटेबली ये उत्तर प्रदेश होगा। ये लगभग 39% चीनी का उत्पादन करता है या गन्ने का उत्पादन करता है। 39%, 39%। हालांकि उत्पादकता उत्तर प्रदेश में तुलना में कम है। कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो भारत में कुल गन्ने का जो क्षेत्रफल है, गन्ने की कृषि का, वो विश्व के गन्ने के क्षेत्रफल का 35% है। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा है। लेकिन यदि हम कुल उत्पादन को देखें तो वो काफी कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश
भारत का ही प्रतिनिधित्व करता है राज्यों के अंतर्गत। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है गन्ने का वो उत्तर प्रदेश में ही है, परंतु उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण, हालांकि कुल में तो उत्तर प्रदेश ही है यानी कुल उत्पादन में, परंतु उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में टॉप पर है तमिलनाडु। एक विशेष प्रकार के तकनीकी से वहां कृषि की जाती है। कृषि की तकनीकी में जो ICAR नहीं सजेस्ट किया था, परंतु अभी भी उत्तर प्रदेश के कृषक उस तकनीकी से कृषि नहीं करते। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार या इस प्रकार के राज्यों में, पंजाब माला के ऐसा नहीं है, पीले कलर वाला गन्ना होता है जो बहुत मोटा नहीं होता, उसमें रस की मात्रा भी तुलना में कम होती है। लेकिन जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गन्ने को बोया जाता है वो लाल कलर का मोटा गन्ना होता है, अर्थात उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। साथ ही उसे एक विशेष तकनीकी से भी रोपा जाता है। तो सामान्य प्रश्न का उत्तर तो सिंपल उत्तर प्रदेश है। अब इसको इस तरीके से भी देखिए कि भारत के कुल चीनी के या फिर कुल गन्ने के उत्पादन का कितना है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा उत्पादकता पे पोषण कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तर में नहीं आएगा, टॉप पे हो जाएगा तमिलनाडु। और ये जानकर घोर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश या बिहार की तुलना में तमिलनाडु में गन्ने की जो उत्पादकता है वो लगभग 2 गुनी है। 2 गुना का मतलब लाभ तो 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि श्रम तो उतना ही लगना है, लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट है वो काफी बढ़ जाएगा, है ना। चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। इसका उत्तर है ए अर्थात उत्तर प्रदेश। जो 14th है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत लगभग, ये ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसमें हो जाएगा 31, हालांकि है 31.61% अकॉर्डिंग टू 11, यानी आप इसको 32% भी कह सकते हैं, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है तो आप 32 कह सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको, अर्बनाइजेशन में भी बिहार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। एक ही राज्य है जो बिहार में नगरीकरण से कम है, हिमाचल प्रदेश, अर्थात यहाँ भी नीचे से टॉपर की स्थिति ही बिहार की है। ये नगरीकरण क्यों नहीं बढ़ पा रहा, हालांकि बहुत सारे अतिशयोक्तियाँ हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं। बिहार में औपनिवेशिक युग से, हालांकि अंग्रेजों ने एक RBI का भी गठन वहाँ पे करवाया। इसके अलावा जो पटना का बसाव था वो सेमी सर्कुलर पैटर्न पे बसाया गया। पटना और कोचीन ये दोनों ही सेमी सर्कुलर पैटर्न पे बसाए गए। लेकिन बिहार में जो अधिकांश नगर थे औपनिवेशिक युग में, जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, छपरा का जो केंद्रीय एरिया हो गया बसाव का, इनमें कहीं भी सिविल लाइंस नहीं है। अर्थात आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी सिविल लाइंस है। प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश जाइए, प्रत्येक बड़े जो औपनिवेशिक नगर थे उनमें एक सिविल लाइंस होता था। पटना जो राजधानी नगर था बिहार का, इंक्लूडिंग झारखंड और उड़ीसा भी सभी शामिल करें, अभी उसके उत्तर को मैंने एक्सप्लेन किया, तब भी पटना में भी सिविल लाइंस नहीं था। इसके अलावा औद्योगिकरण का विकास न्यूनतम हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद से तो बिल्कुल बिहार एक पंगु की तरह हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। बिहार का जो मानव संसाधन है वो सबसे बड़े संसाधनों में एक है, उसकी बेहतर पहचान के साथ विकास करने की आवश्यकता है। एनीवे, तो फिलहाल इसको अगर इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो नगरीकरण में भारत की स्थिति 32%, 11। अब हालांकि आप 21 के सेंसस को तैयार कीजिए, लेकिन यदि बिहार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ही बिहार से नीचे है, बाकी फिर बिहार नीचे से टॉपर की स्थिति में आ जाएगा। एनीवे, तो चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब ध्यान आप ये भी रखिएगा, ये मैंने पीटी वाले वीडियो में स्पष्ट तौर पे बताया है कि पॉपुलेशन को BPSC की पीटी देने वाले परीक्षार्थी बहुत बेहतर प्रकार से तैयार करें। पॉपुलेशन अर्थात सेंसस जो भारत का है वो भी, और साथ में बिहार का है वो भी। 150 में 5 प्रश्न पॉपुलेशन से आते हैं, और इसका प्रमाण आप देख रहे हैं, कभी नगरीकरण पे, कभी साक्षरता पे, कभी महिला साक्षरता पे प्रश्न लगातार आया हुआ है। ये कई बार तो 9 प्रश्न तक रहा है। अर्थात एक टॉपिक जहां से सर्वाधिक प्रश्न आ सकते हैं, आ रहे हैं, वो है जनसंख्या या जनगणना। उसको बहुत बेहतर प्रकार से तैयार कीजिए। अब हालांकि जो पीटी होगा, चांसेस है कि 21 के सेंसस के पब्लिश होने के बाद ही होगा, तो आप उसको जरूर तैयार कीजिए। और अगर सेंसस नया आ गया तब तो वहां से कम 8-10 प्रश्न रहेगा, 5 न्यूनतम रहेगा, तो आप उसको बेहतर प्रकार से तैयार भी कीजिए। अब है घनत्व सर्वाधिक है, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। देखो, आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलें, जैसे कि हम बिहार से कोरिलेट करें, तो बंगाल से
बिहार और बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में धीरे धीरे अर्थात क्रमशः वर्षा की मात्रा घटती जाती है। वर्षा की इस मात्रा के घटने की प्रवृत्तियों के अनुरूप ही जनसंख्या का घनत्व भी घटता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल राज्य में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, या वीडियो पार्ट 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, कि पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग भी है, जहाँ का घनत्व काफ़ी कम है मैदानी क्षेत्र की तुलना में। इसीलिए अगर झारखंड को शामिल कर दिया जाए तो पश्चिम बंगाल के घनत्व से बिहार का घनत्व कम हो जाएगा, और या दार्जिलिंग प्रदेश को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाए तब भी पश्चिम बंगाल का घनत्व बिहार के शेष क्षेत्र से, मतलब अभी वर्तमान बिहार से अधिक हो जाएगा। तो एक अपवाद के तौर पे थोड़ा सा है, उस पैटर्न, रेन पैटर्न से कंसर्न जिसको करते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि 97% भाग लगभग बिहार का मैदानी है, गहन कृषि का प्रदेश है, हालांकि कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है, लाभ कम होता है जीविकोपार्जन के लिए, फिर भी घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार भारत में टॉप पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है? अब देखो, बिहार चूंकि एक ई ऑप्शन भी देता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की तो हो ही जाता है। गारो खासी जयंतिया तो आपने रेगुलरली कंटिन्यूसली पढ़ा होगा। जो परीक्षार्थी हल्का भी गंभीरता से कुछ समय से पढ़ रहे हैं, 3 से 6 महीने से भी, तो उनको ये पता चल जाता है गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं के अंचल में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला, बल्कि कई बार लिखा मिलता है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है, जिसका नाम है मौसिनराम। पहले हुआ करता था चेरापूंजी, वर्तमान में है मौसिनराम। अब मुद्दा है भुवन पहाड़ियाँ, या कई बार जब क्लासेस में मैं बताता हूँ तो जोड़ देता हूँ, जैसे गारो खासी जयंतिया मिकिर और साथ में रेंगमा हिल। तो मिकिर का 10-12% पार्ट तो मेघालय के पठार से भी कंसर्न है, परंतु मूल रूप से मिकिर की पहाड़ियाँ असम में है, या रेंगमा हिल। तो इन 3 पहाड़ियों को आप मेघालय में पाएंगे। अब मुद्दा यहाँ पे है भुवन पहाड़ियाँ, उत्तर भी भुवन ही हो जाएगा, ये असम में है। जैसे मैंने कहा ना, रेंगमा हिल या और भी जो है असम, ये सिलचर से लगभग 44 किलोमीटर या 45 किलोमीटर दूर है। सिलचर से 44 किलोमीटर दूर है। अब मुद्दा ये भुवन पहाड़ियां कैसे हैं भाई? ये उसी रेंगमा हिल का उत्तरी विस्तार है, जिसको हम कहते हैं भुवन पहाड़ियां। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए, भुवन पहाड़ियां। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये बीपीएससी का परीक्षा नहीं होता, इसमें कि 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आपका उत्तर इसमें से, चूंकि एमंग्स में आ जाता है, आप चुन लेते हैं। लेकिन ई ऑप्शन होता है उपयुक्त में कोई नहीं और सभी, दोनों को मिलाकर रहता है। सभी का तो कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा इसी में है? ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर दर्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए, मान दर्रा जो है, मान दर्रा की जो ऊंचाई है लगभग 5680 मीटर है, जबकि उपयुक्त में नाथुला सबसे ज्यादा ऊपर है, अर्थात ऊंचाई वाइज देखे तो। और नाथुला की ऊंचाई, ला मतलब बेसिकली दर्रा ही होता है, नाथुला दर्रा ना लिखे, नाथुला की ऊंचाई 4600 मीटर आप रख सकते हैं, 4600 मीटर। इसके अलावा खारडुंग की ऊंचाई भी 5300 है, खारडुंग 5300 मीटर। अर्थात उपयुक्त में जो सबसे ऊंचा है वो नाथुला है, लेकिन ये उपयुक्त की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो मान दर्रा, खारडुंग दर्रा, ये सब इन सभी दर्रों से ऊंचे हैं। और जब इन सभी दर्रों से ऊंचे हैं तो मतलब नहीं बनता कि इसमें चुनेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई। अब ये ध्यान रखिएगा, उपलब्ध में से कई बार हम चुनते हैं। बीपीएससी एक ऐसा मतलब प्रारंभिक परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है, इसमें 4 के बजाय 5 ऑप्शंस होते हैं। उपयुक्त में से भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा ना नाथुला है, ना जोजिला है, ना रोहतांग। जोजिला रोहतांग तो वैसे भी नहीं होगा, नाथुला भी नहीं होगा, है ना। तो मान दर्रा या खारडुंग दर्रा इससे काफी ऊंचाई पर है, तो उत्तर हो जाएगा ई।
अब चलते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। करेवाज, ये तो करेवा से हो गया करेवाज, रामायण हो गया रामायणा। करेवाज मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। इसको आप इस प्रकार से भी गेस कर सकते हैं कि भारत का लगभग 95% जो केसर है वो जम्मू कश्मीर राज्य से उत्पादित होता है। अगर 95% या 90% केसर जे के राज्य से उत्पादित होता है, हालांकि राज्य ने तो यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सुखद अनुभव है, 370 धारा का समापन, आर्टिकल 35A का समापन वगैरह वगैरह। तो जो करेवाज मृतिका है वो कहाँ पाई जा सकती है? बेसिकली थोड़ा सा इसको और डीप रूटेड, मैंने कहा ना कि अंदर संबंधित करके तैयार किया कीजिए। जो हिमानियाँ होती हैं और हिमानी जहाँ पिघलते हैं, जहाँ से नदी बनती है, अर्थात जो संक्रमणीय क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं आउटवर्स बेसिन, तो उसके हिमानी वाले क्षेत्रों में ड्रमलिन्स का भी निर्माण होता है जो निक्षेप से ही होता है। और जहाँ पे वो मिश्रित अर्थात जल और हिम दोनों मिश्रित अवस्था में होते हैं, वहीं पर एस्कर, एस्कर स्थलाकृति का अर्थात लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। एस्कर हिमानी ही बनाती है, उसको नदी से नहीं जोड़ते, लेकिन हिमानी जहाँ नदी के रूप में परिवर्तित होती है या हिम रेखा के परिवर्तन की प्रक्रिया से भी एस्कर बनते हैं, लगातार बनने पर उसको मालाकार एस्कर कहते हैं, कारलेंडेड एस्कर। अब ये सब प्रक्रियाएं आपने पढ़ा होगा, नहीं तो उसको जोड़िए। तो जहाँ हिमानी होती है वो जब झील के क्षेत्रों में डिपॉजिट करती है, तो झील में तो भाई गर्मी में वो हो जाएगा जल और शीत ऋतु में हिम हो जाएगा। तो जो मृतिका या क्ले का निक्षेप होता है एक झील नुमा क्षेत्र में, उसी को कहते हैं करेवा। करेवा से इंग्लिश टर्म बन गया करेवाज, तो हिंदी में भी लिखा हुआ है। अर्थात जो हिमानियाँ हैं झील क्षेत्रों में, जब मृतिका अर्थात क्ले, क्ले मतलब जलोढ़ समझ लीजिए सिंपल, परंतु यहाँ हिमानी से मैं कंसर्न कर रहा हूँ, का निक्षेप करती हैं, उसी निक्षेप को कहते हैं करेवा। अब चूंकि केसर की कृषि के लिए शीतोष्ण जलवायु चाहिए या शीत जलवायु चाहिए, हालांकि शीत नहीं शीतोष्ण चाहिए, क्योंकि केसर के फूल तब आते हैं जब तापमान 5 से 15 डिग्री के बीच होता है, लेकिन शीत ऋतु में तो जम जाएगा। तो उसी प्रदेश में केसर की कृषि होती है जहां पर हिमानी यानी एस्कर का भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो झील प्रदेश हैं जहां क्ले का निक्षेप होता है उनको करेवा कहते हैं और वो पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में। जैसे उत्तराखंड में देखेंगे आप, संरचनात्मक घाटियों को दून कहते हैं, देहरादून, पाटली दून, चौखंबा दून। तो ऐसे स्पेसिफिक, ये एनसीईआरटी में भी है, तो उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में, जो केसर कृषि के लिए भारत में प्रसिद्ध भी है। तो करेवाज मृतिका अर्थात जो करेवा सॉइल्स है, वेरी यूजफुल फॉर द केसर मीन्स सैफरन प्लांटेशन या सैफरन एग्रीकल्चर, इज मेनली फाउंड इन कश्मीर वैली, है ना। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि किस प्रकार के स्थलाकृतिक प्रदेश में इनका निक्षेप होता है। ध्यान रखिएगा, झील, लेक टाइप ऑफ। 19वां प्रश्न है, जनगणना 11 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता जो दर है वो कितना है, अर्थात भारत में जो महिला साक्षरता है वो कितना होगा। देखिए, लगभग 82% पुरुष साक्षरता था, कुल भारत की साक्षरता देखें तो लगभग आएगा 74%। भारत में साक्षरता तो 65.5 हो जाएगा स्त्री या महिला साक्षरता। अब थोड़ा सा तुलनात्मक आपको प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि महिला को पूछ दिया गया। एक बार प्रश्न यहां तक है कि किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतराल सर्वाधिक है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतराल मतलब गैप सर्वाधिक है, वो राज्य है राजस्थान। तो ऐसे प्रश्न भी आए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65.5%, है ना। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर, यही इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, ये तो बिल्कुल कंटेंट बेस्ड है। सितंबर 18 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय है। बेसिकली जो IRTS होते हैं, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे एंड अकाउंट सर्विसेज, IRTS, IRAS, तो इनकी ट्रेनिंग जो होती है ये वडोदरा में होती है, भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी में।
ये टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण दोनों संबंधित है, अर्थात तकनीकी एवं प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग दोनों संबंधित है। जब आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में, जब आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो जो एलाइड सर्विसेज हैं, एलाइड सर्विसेज के अंतर्गत रेलवे का भी एक डिपार्टमेंट आता है, जिससे कि अब दो प्रकार के जॉब्स होते हैं, IRTS इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज, IRAS इंडियन रेलवे एंड अकाउंट सर्विसेज। ये दोनों ही प्रचलित हैं। IRTS ज़्यादा पॉपुलर होते हैं लोग, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं, चूँकि यूपीएससी ही यूपीएससी ही इंडियन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसके तहत रेलवे के यानी इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के तहत भी कुछ लोगों को पद देती है। उसके सीट तो कम होते हैं परंतु उनका भी नियुक्ति होता है। तो जो ट्रेनिंग है वो गुजरात के बड़ोदरा में होता है, भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। इंडिया बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें इसके विषय में डिटेल में चर्चाएं भी, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, प्रश्न आया भी है। तो इस 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार जो 64वीं बीपीएससी अर्थात 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, पीटी हुआ था, उसके दूसरे वीडियो का जो 11 से 20 तक का प्रश्न था वो यही थे। अब मिलते हैं हम लोग वीडियो पार्ट 3 में। सुरक्षित रहिए, प्रतिबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ ये जानिए कि प्रश्नों के स्रोत तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, ताकि आगे तैयारी के अंतर्गत एक बेहतर रणनीति का निर्माण भी आप कर सकते हैं।